नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो है पुरस्कार कहानी। हिंदी व्याख्याता की परीक्षा में लगा हुआ विशेष टॉपिक जयशंकर प्रसाद कृत पुरस्कार कहानी। तो पुरस्कार कहानी को मैंने अपनी तरफ से विस्तार से आपको लगभग 1 घंटा 30 मिनट से ऊपर की क्लास होगी वो, उसमें मैंने विस्तार से आपको करवाया। पूरी की पूरी कहानी है जैसी कि वैसी पढ़ाई है और आपको याद करवाने का भी प्रयास किया है। इस क्लास में मैं पुरस्कार कहानी का जो सारांश है वो लेकर उपस्थित हुआ हूं कि आप 20 मिनट में पूरी पुरस्कार कहानी को कैसे याद करोगे। मैं 20 मिनट में आपको पुरस्कार कहानी याद करवा दूंगा और मैं ये मानता हूं कि एक बार याद करवाया हुआ परीक्षा के पास जाकर एक बार आपको एक क्लास और देखनी होगी, उसके बाद आपको भूलेंगे नहीं। और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे नहीं लग रहा कि आप परीक्षा तक भी इस बात को भूल पाएंगे, उस तरीके से मैं आज आपको करवाने वाला हूं। तो पुरस्कार कहानी की बात करने से पहले हम बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद किसकी कहानी है। जयशंकर प्रसाद की कहानी है। मैं ज़्यादा जयशंकर प्रसाद के बारे में उसमें भी नहीं बताया था, इसमें भी मैं नहीं बताने वाला हूँ। इस सारांश के बाद मैं इसके प्रश्नोत्तर लेके आने वाला हूँ। वो प्रश्नोत्तर जब आप देखेंगे तो एक विशेष पूरी क्लास है वो, तो आपको कहानी देखनी एक बार पढ़नी होती है कहानी, क्योंकि पूरी तरह समझने के लिए कहानी को पढ़ना जरूरी होता है। कहानी आपको एक ही बार पढ़नी है, आप वो क्लास देख लेना, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। और उसके बाद ये क्लास देखोगे और उसके बाद प्रश्नोत्तर करोगे, फिर कुछ भी ज़रूरत आपको महसूस नहीं होगी। प्रश्न जो पूछे जाएंगे, आगे भी ऐसा हुआ है और अब भी ऐसा ही होगा कि प्रश्न जो पूछे जाएंगे, मैं जो प्रश्न करवाऊंगा उन्हीं में से ही पूछे जाएंगे सीधे सीधे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि बड़े प्रश्न होंगे, वहाँ कोई तोड़ मरोड़ के देंगे तो भी उत्तर आप हमारे प्रश्नों में से ही आपको उनके जो प्रश्न उत्तर जो है वो उसमें से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 3 क्लासें रहेंगी पुरस्कार कहानी की। आज की जो कहानी है वो सारांश की रहेगी, क्योंकि पुरस्कार कहानी जो है वो किसकी है, प्रसाद की है। तो थोड़ी सी बात प्रसाद की करते हैं। वैसे तो प्रसाद को हम छायावाद में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रसाद अपने आप में कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लास है। तो कहानी की बात करते हैं तो प्रसाद की कहानियाँ जो है वो 69 कहानियाँ है, 69 कहानियाँ है। कितनी कहानियाँ है? 69 कहानियाँ। थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा इस पर मैं आपका समय नहीं लेने वाला हूँ। इस बात पर कितनी कहानियाँ है प्रसाद की? कितनी कहानी है प्रसाद की? प्रसाद की कुल जो है 69 कहानियां हैं। कुल कहानियां कितनी है प्रसाद की? ये कहानियां कितने कहानी संग्रहों में प्रकाशित है? 5 कहानी संग्रह, या हम कहेंगे कहानी संग्रह कितने हैं? 5 है। कहानी संग्रह कितने हैं? 5 है। इनके नाम क्या है? 1 नंबर पर मैं बात करूं छाया, 2 नंबर पर अगर मैं बात करता हूं प्रतिध्वनि, 3 नंबर पर अगर मैं बात करता हूं आकाशदीप, 4 नंबर पर मैं बात करता हूं तो आंधी, 5 नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो इंद्रजाल। इनके सन की अगर हम बात करते हैं तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल 1912, 1926, 1929, 1931 और 1936 ईस्वी। तो कौन कौन से कहानी संग्रह? कुल 69 कहानियां लिखी थी जो 5 कहानी संग्रहों में संकलित है। उन कहानी संग्रह के नाम है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल 12, 26, 29, 31 और 36। 12, 26, 29, 31 और 36। 12, 26, 29, 31 और
36, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह है। प्रमुख कहानियों की बात करें तो इनकी है पुरस्कार, मधुआ, गुंडा, छोटा जादूगर, बेड़ी, सालवती, ठीक है ना, बेड़ी, सालवती, पुरस्कार, मधुआ, छोटा जादूगर, गुंडा, ये इनकी जो है प्रमुख रूप से कहानियां मानी जाती है। अब हम बात करते हैं इनकी कहानियां जो थी, इनकी कहानियों की विशेषता क्या थी। एक तो इनकी कहानियां संस्कृतनिष्ठ, तत्सम शब्द प्रधान थी, संस्कृत निष्ठ, तत्सम शब्द प्रधान थी। इनकी कहानियों में भारतीय संस्कृति का जो चित्रण मिलता है, इनकी कहानियों में भारतीय संस्कृति का चित्रण मिलता है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना भी इनकी कहानियों में मिलती है, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो ये कहानी है, पुरस्कार कहानी, ये कहानी प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम के द्वंद्व की कहानी है। व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम के द्वंद्व की कहानी है। इसकी जो नायिका है वो है मधुलिका, नायक जो है वो अरुण है। नायिका कौन है इसकी? नायिका की हम बात करते हैं तो नायिका इसकी मधुलिका है। ये नायिका प्रधान कहानी है। नायिका इसकी मधुलिका है और नायक जो है वो अरुण है। नायिका जो है वो कौशल प्रदेश की रहने वाली है। कृषक बालिका कहा गया है उसे, वो कृषक बालिका है। किसकी पुत्री है वो सिंहमित्र की पुत्री है। किसकी पुत्री है वो सिंहमित्र की पुत्री है। और अरुण जो है वो क्या है? वो मगध का राजकुमार है। मगध का राजकुमार है। दोनों जो राज्य है, कौशल और मगध जो राज्य है, वो दोनों शत्रु राज्य है। वो दोनों क्या है? शत्रु राज्य है। एक समय ऐसा आता है, वो पूरी कहानी सुनाऊंगा मैं। एक समय ऐसा आता है कि जो मगध का राजकुमार है अरुण, वो वहां से निर्वासित हो जाता है। विद्रोह के कारण उसे मगध से निर्वासित कर दिया जाता है और वो मधुलिका के पास आ जाता है। वो मधुलिका से प्रेम करता है, मधुलिका उससे प्रेम करती है। वह मधुलिका से कहता है कि मैं कौशल राज्य को जीतकर तुम्हें उसके सिंहासन पर बिठा दूंगा। और कहीं न कहीं मधुलिका उसके प्रेम में पड़कर उसकी बात को मान लेती है। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि वह सिंहमित्र की कन्या है और उसके पिता ने, जब मगध ने कौशल को पराजित करने का प्रयास किया था, तो उसके पिता सिंहमित्र ने अपना बलिदान देकर कौशल को बचा लिया था। तब उसे लगता है कि कहीं मैं अपने पिता के बलिदान पर कलंक तो नहीं लगा रही हूँ, मैं अपने पिता के बलिदान पर कहीं कलंक तो नहीं लगा रही हूँ। ऐसी स्थिति में वो पुनः अपने आप को सचेत करती है और कहती है कि मैं भटक गई थी रास्ता। और जिस समय अरुण जो है कौशल पर, और ये पूरी कहानी है कौशल की राजधानी श्रावस्ती की है, तो जिस समय दुर्ग पर अरुण आक्रमण करने वाला होता है, उसी समय जो मधुलिका है वो सेनापति को, कौशल के सेनापति को बता देती है और कौशल की सेना जो जाकर अरुण को पकड़ लेती है। अरुण के पास कितने सैनिक होते हैं? केवल 100 सैनिक होते हैं। 100 सैनिकों के बल पर वह उसको जीतना चाहता है। मतलब कह सकते हैं हमें वो छुपकर आक्रमण करके जीत, क्योंकि उसे ध्यान होता है कि जो कौशल की जो सेना है वो बाहर गई हुई है, उसका लाभ उठाकर वह जीतना चाहता है। लेकिन कहीं न कहीं जो मधुलिका है उसका देश प्रेम जो है वो व्यक्तिगत प्रेम पर हावी हो जाता है और वह देश प्रेम के लिए क्या है? अपने प्रेम का बलिदान कर देती है। और ऐसी स्थिति में राजा को जब पता चलता है तो राजा मधुलिका को कहते हैं कि मांगो, तुम क्या पुरस्कार चाहती हो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने भी इस देश की लाज बचाई थी और आज तुमने भी एक बार फिर से इस देश की लाज बचा ली है। तुम्हारे पिता ने भी इस देश की लाज बचाई थी, कौशल राज्य की लाज बचाई थी, और तुमने भी इस राज्य की लाज बचाई है। तो मांगो, तुम्हें पुरस्कार क्या चाहिए? तुम मेरी जितनी भी भूमि है, राजा कहते हैं मेरी जितनी भी निज की भूमि है वो सारी मैं तुम्हें देता हूँ, तुम मांगो एक बार। लेकिन वह भूमि नहीं मांगती है और वह पुरस्कार में क्या मांगती है? वह प्राण दंड मांगती है। वह कहती है कि मैंने देश प्रेम का कर्तव्य तो निर्वाह कर दिया, लेकिन अब मुझे अपने प्रेम का निर्वाह करना है, कहीं प्रेम मेरा कलंकित न हो जाए, इसलिए मुझे भी अरुण के साथ प्राण दंड दीजिए। यही कहानी खत्म हो जाती है। पूरी की पूरी कहानी जो है वो व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम के द्वंद्व की कहानी है। और बताता हूँ, तथ्यात्मक जानकारी आपको देता हूँ। मधुलिका जो है वो क्या है?
मधुलिका जो है वो इस कहानी की नायिका है। मधुलिका जो है वो इस कहानी की नायिका है। ये बातें याद करने वाली बातें हैं। सिंह मित्र की कन्या है। किसकी कन्या है? सिंह मित्र की कन्या है, ठीक है ना। और कहाँ की रहने वाली है ये, ठीक है ना। सिंह मित्र की कन्या है। सिंह मित्र कौन था? सिंह मित्र वो था जिसने कौशल राज्य को बचाया था। और ये भी क्या है? ये भी कहाँ की रहने वाली है? कौशल राज्य की, ठीक है ना। कहाँ की रहने वाली है ये? कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती की रहने वाली है। कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती की रहने वाली है। कृषक बालिका है, अरुण की प्रेमिका है, जिसकी भूमि कृषि के लिए चुनी जाती है। अब ये पूर्व जो मधुलिका है वो कहाँ की रहने वाली है? कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती की रहने वाली है। और कौशल राज्य का एक नियम है, वार्षिक नियम है। वो क्या है कि राजा जो है प्रत्येक वर्ष किसी की भूमि को लेता है, भूमि लेता है और उसका चौगुना मूल्य उसे दिया जाता है। किसी की भूमि चुनी जाती है कृषि करने के लिए। राजा कृषि करता है, ठीक है ना। राजा कृषि करता है और कृषि का प्रारंभ करता है। केवल पूरे वर्ष भर उस कृषि को, उस खेती को कौन संभालता है? उसका मालिक ही संभालता है। लेकिन वो खेती किसकी होती है? वो भूमि किसकी हो जाती है? वो राजा की हो जाती है, क्योंकि राजा उस मालिक को उसका चौगुना मूल्य दे देते हैं। अब ऐसी भूमि जो चुनी जाती है वो अचानक से, या कह सकते हैं कि वो मधुलिका की भूमि चुनी जाती है। मधुलिका की भूमि चुनी जाती है तो मधुलिका को ही ये सौभाग्य मिलता है कि राजा जब खेती करने लगते हैं या बीज बोने लगते हैं तो मधुलिका को ही वो स्वर्ण जड़ित थाल दिया जाता है जिसमें से राजा बीज उठाकर बोते हैं। ये अवसर, सौभाग्य जो है मधुलिका को प्राप्त होता है। ये कहानी का प्रारंभ है। और उसके बाद क्या किया जाता है? मधुलिका को पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार में क्या था कि उसका चौगुना मूल्य दिया जाता है, स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं। लेकिन वह स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार नहीं करती है और वह राजा पर से न्यौछावर करके जनता में उसे लुटा देती है। इस बात से कहीं न कहीं राजा जो है वो कहीं न कहीं उसकी भ्रुकुटी तन जाती है या उन्हें क्रोध होता है। तब जो मधुलिका है वो कहती है कि हे देव, मैं इस पुरस्कार का तिरस्कार नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं अपने पूर्वजों की भूमि का मूल्य नहीं ले सकती। पूर्वजों की, मेरे पूर्वजों की जो भूमि है वो अमूल्य है, मैं उसका मूल्य नहीं ले सकती। वो मेरे लिए पूजनीय है और किसी पूजनीय चीज़ के लिए, किसी प्रिय चीज़ की आप मूल्य नहीं लगा सकते। तो ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं उसका मूल्य नहीं लगा सकती, उसका मूल्य नहीं लगा सकती। अतः मैं ये मूल्य स्वीकार करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। वह मूल्य नहीं लेती है। उत्सव खत्म हो जाता है। लेकिन उस उत्सव में क्या होता है कि मगध का राजकुमार भी आया होता है और वह मधुलिका के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है, वह उससे प्रेम करने लग जाता है। इस उत्सव के बाद जो है मधुलिका के पास न कोई घर होता है, न रहने की जगह होती है। वह उसी पेड़ के नीचे, वहाँ एक मधुक वृक्ष होता है। क्या नाम होता है? याद रख लेना। कौन सा वृक्ष? मधुक वृक्ष के नीचे रहने लग जाती है। राजकुमार वहां आता है और उसे प्रेरणा निवेदन करता है। उसे कहता है कि प्रेरणा निवेदन करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है। और इस तरह से मगध का जो राजकुमार है वो वापस लौट जाता है। अब कहानी आती है 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष तक वह क्या है कि विपन्न अवस्था में, गरीबी में, असहाय अवस्था में लोगों के खेतों में काम करके अपना गुजारा करती रहती है। 3 वर्ष बाद अचानक से मेघ गरज रहे हैं, पानी बरसने वाला है, बिजली चमक रही है। ऐसी स्थिति में, और उसने अपनी क्या एक झोंपड़ी बना रखी है, उस झोंपड़ी में वह बैठी है। सर्दी का समय है और उसे बहुत अधिक ठंड लग रही है। वह सुखड़ जाती है किनारे पर और अपनी गरीबी से वो इतनी पीड़ित हो जाती है, इतनी दुखी हो जाती है कि उसे आज फिर से अरुण की याद आनी शुरू हो जाती है। उसे याद आता है कि किस प्रकार अरुण ने उसे प्रेरणा निवेदन किया था, और अगर मैं उनके साथ चली जाती तो आज मैं मगध के प्रासाद में, मगध के महलों में रह रही होती, राजसी ठाट बाट से। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखती है कि कोई अज्ञात पुरुष, अनजान पुरुष दरवाजे पर आता है। और वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने अरुण होता है। वह देखकर उसे बहुत अधिक खुश होती है। और अरुण से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि अरुण जो है मगध में विद्रोह करने के कारण उसे निर्वासित कर दिया गया है और उसके साथ 100 सैनिक भी है। वह उसे कहती है कि अपने खेती बाड़ी करके अपने
कोई काम करके अपना रोजगार चला सकते हैं या अपना जो दिन है वो जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अरुण जो है वो कहते हैं कि मैं एक योद्धा हूँ, ठीक है ना, मैं फिर से राज्य की नींव रख सकता हूँ, मैं फिर से राज्य स्थापित कर सकता हूँ, मुझ में वह कौशल है, मुझ में वह शक्ति है। और फिर वो जब उसे पता चल जाता है अरुण को कि मधुलिका उससे प्रेम करती है, तब वह मधुलिका से कहता है कि मधुलिका मैं तुम्हें फिर से सिंहासन पर बिठा सकता हूँ। तब वो कहती है कि किस प्रकार से मैं सिंहासन पर बैठ सकती हूँ। तब अरुण जो है उसे कहता है कि श्रावस्ती, जो कौशल राज्य का दुर्ग है, श्रावस्ती की राजधानी में उसके दक्षिणी नाले के पास, याद रख लेना कहाँ, दक्षिणी नाले के पास की जो भूमि है वह जंगल युक्त भूमि है, ठीक है ना। अगर तुम राजा से वह भूमि मांग लो तो मैं उस भूमि से आक्रमण करके राजा को हरा सकता हूं और कौशल राज्य पर अपना अधिकार जमा सकता हूं, तुम्हें रानी बना दूंगा और मैं राजा बन जाऊंगा। मधुलिका ना कहना चाहती है कहीं न कहीं, लेकिन वो हाँ कह देती है, राजा के पास जाती है। और राजा को जब ऐसा पता चलता है कि वह भूमि तो सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी भूमि किसी को दी नहीं जा सकती, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि यह सिंह मित्र की कन्या है जिसने इस देश के लिए इस कौशल की लाज बचाई थी, इस कौशल को मगध से बचाया था, तो उसकी बेटी ऐसा कार्य नहीं कर सकती, तो वह उसे वो भूमि दे देता है। और उस भूमि पर अरुण जो है वो अपना कार्य शुरू कर देता है, वहाँ कटाई करके, वहाँ और कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि सबको पता होता है कि ये भूमि किसको दे दी गई है, मधुलिका को दे दी गई है, और इसलिए यहाँ से जंगल काटा जा रहा है ताकि यहाँ पर खेती की जा सके। अब वहाँ चलता रहता है और रात का समय, और रात के समय में लेट तक बात करने के बाद, देरी तक बात करने के बाद अरुण जो है मधुलिका को कहता है कि अब तुम जाकर झोंपड़ी में सो जाओ, सुबह तो तुमने महल में ही सोना है, तुम्हारा स्वागत महल में ही होगा, रात को हम क्या है कि उस पर आक्रमण करेंगे और रात को ही हम विजय प्राप्त कर लेंगे। वह रात को लौट रही होती है, लेकिन उसके सामने दो चीज़ें दिखाई देने लग जाती है, एक उसका पिता सिंह मित्र और दूसरा अरुण। वह कभी अरुण के बारे में सोचती है तो कभी सिंह मित्र के बारे में सोचती है। सबसे पहले उसे भय होता है अरुण के लिए कि अगर अरुण कहीं हार गया, असफल हुआ तो क्या होगा, उसके प्रेम का क्या होगा। लेकिन दूसरे ही पल वह सोचती है कि अरुण आखिर सफल क्यों हो, क्योंकि वह तो हमारा शत्रु राज्य है, अरुण तो हमारे शत्रु राज्य से है। फिर उसे याद आते हैं अपने राजा के शब्द कि राजा कहता है कि अरे तुम तो सिंह मित्र की कन्या हो जिसने इस कौशल की लाज बचाई थी। फिर कहीं न कहीं उसे लगता है कि वह रास्ता भटक गई है, तभी उसे वह रास्ता भटक गई है, वह चाहती है कि तो उसने कहीं न कहीं ये गलत किया है, अपने देश के साथ उसने जो विश्वासघात किया है। तभी वो देखती है कि एक सेनापति, एक सेना आ रही, मसाले आ रही होती है, उल्का लिए हुए, मसाले लिए हुए बहुत से सैनिक आ रहे होते हैं। वो जो सैनिक होते हैं वो कौशल के ही सैनिक होते हैं। वह उन्हें कहती है कि मुझे बंदी बना लो, मुझसे अपराध हुआ है। तो वो उसे पगली कहते हैं, वो कहती है नहीं मैं पगली नहीं हूँ। फिर उससे बातचीत करने पर वह पूरी बात बताती है कि किस तरह से अरुण जो है वो आक्रमण करने वाला है और सुबह तक वह कौशल पर अधिकार कर लेगा। सेनापति उसे 80 सैनिकों को अरुण को रोकने के लिए भेजता है और 20 सैनिकों के साथ उस मधुलिका को साथ लेकर राजा के पास जाते हैं। और राजा ये समझता है कि कहीं उस भूमि पर खेती करने के कारण सेनापति पकड़ कर लाया है, लेकिन वह पूरी बात बताते हैं। तब क्या है कि 100 सैनिक और भेजे जाते हैं और वो सभी सैनिक राजा अरुण को क्या है आक्रमण करने से पहले ही हरा देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, उसे बंदी बना लिया जाता है और उसे क्या है प्राण दंड दिया जाता है। और मधुलिका को कहा जाता है कि मांगो तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए। तब वह पुरस्कार में कहती है कि मुझे पुरस्कार में मृत्यु दंड ही दीजिए, क्योंकि मैं अपने प्रेमी के साथ। इस तरह से यह पूरी जो कहानी है यह व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम के द्वंद्व की कहानी है। ये महत्वपूर्ण बातें थी। जयशंकर प्रसाद की कहानी है सिंह मित्र जिन्होंने मगध से कौशल की लाज बचाई थी। कौन है सिंह मित्र, एक बार फिर से बता दूं, मधुलिका नायिका है, नायिका प्रधान ये कहानी है। सिंह मित्र की कन्या कौन है, सिंह मित्र जिन्होंने मगध से कौशल की लाज बचाई थी और मधुलिका के पिता है। यह कृषक बालिका है, अरुण की प्रेमिका है। अरुण कौन है, अरुण मगध का राजकुमार है, ठीक है ना, मगध का राजकुमार है। पहली बार जब राजकुमारी से मिलता है तो वह राजकुमार होता है, दूसरी बार जब राजकुमारी से मिलता है तो वह विद्रोही निर्वासित राजकुमार होता है।
कौशल की राजधानी श्रावस्ती की रहने वाली है। मधुलिका जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती की रहने वाली है, जिसकी भूमि कृषि के लिए चुनी जाती है। और भूमि के पुरस्कार के रूप में कितना धन दिया जाता है? हमेशा 4 गुना धन दिया जाता है। और किसकी पूजा की जाती है? इंद्र की पूजा की जाती है। और उस भूमि पर वर्ष भर खेती कौन करता है? उसको कौन संभालता है? उसका मालिक ही उसको संभालता है। लेकिन भूमि किसकी होती है वर्ष भर के लिए? उसकी खेती जो होती है वो वर्ष भर के लिए किसकी होती है? वो राजा की हो जाती है। और उसकी शुरुआत कौन करता है? राजा ही करता है। किस नक्षत्र में करता है? आर्द्रा नक्षत्र में। आर्द्रा नक्षत्र है, इस दौरान वर्षा होती है और यह शुभ माना जाता है खेती प्रारंभ करने के लिए, क्योंकि इन दिनों वर्षा होने के जो है शुभ संकेत जो रहते हैं, शुभ माना जाता है आर्द्रा नक्षत्र। ठीक है ना। अब अरुण जो है वो इस कहानी का नायक है और मधुलिका का प्रेमी है, मगध का राजकुमार है। पहली बार जब आता है तो वो राजकुमार होता है, दूसरी बार आता है तो विद्रोही निर्वासित राजकुमार होता है। मधुलिका से प्रेम करते हैं, कौशल पर आक्रमण कर उसे जीतना चाहता है। एक वीर योद्धा है, कभी ना हारने वाला एक योद्धा है, हमेशा जीत की ललक रखने वाला और हार नहीं मानने वाला, हम उसे योद्धा कह सकते हैं। भाषा जो है पूरी तरह से संस्कृतनिष्ठ भाषा है और उन्होंने शैली जो है काव्यात्मक है। शैली जो है काव्यात्मक है। प्रसाद की शैली जो है, इस कहानी की जो शैली है वो काव्यात्मक है। कैसे है काव्यात्मक? जैसे देखो, आर्द्रा नक्षत्र में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देवदुंदुभी का गंभीर घोष, प्राची के निरब्बर कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था, देखने लगा महाराज की सवारी। मतलब इस तरह से काव्यात्मक भाषा, ऐसा लगता है जैसे कविता ही लिखी हुई। लंबी लंबी लाइनों में लिखे, छोटी छोटी लाइनों में लिख दो तो ये वो कहते हैं जैसे मुख छंद कविता ही नजर आएगी। इसके अंदर कुछ है, जैसे आर्द्रा नक्षत्र है, आषाढ़ माह का एक नक्षत्र होता है जिसमें वर्षा एवं खेती का आरंभ होना उत्तम माना जाता है। निरब्बर मेघ रहित, ठीक है ना, ऐसे कुछ है। चामरधारी शब्द का प्रयोग किया गया। तो चामर जो होता है वो पंखों से बना हुआ एक वस्त्र होता है, बहुत ही मुलायम वस्त्र होता है और धारी धारण करने वाले। तो पंखों से युक्त वस्त्र को धारण करने वाले जो होते हैं, तो 2 जगह चामरधारी शब्द का प्रयोग होता है। एक प्रारंभ में, वहाँ हाथी, जिस हाथी पर राजा बैठे हैं या जो हाथियों का झुंड है, उन्होंने वो वैसे वस्त्र धारण किए होते हैं, मतलब उनके ऊपर गद्दी डाली होती है उनकी पंखों की, पंखों से बनाए हुए वस्त्र में। और एक जगह जब राजा बैठा होता है तो वहाँ जो उसकी दासियाँ होती है वो ऐसे पंखा हिला रही होती है उस कपड़े को। इसमें एक वृद्ध मंत्री भी है और इसमें एक पात्र का नाम और आया, उसका पात्र का नाम है, क्या नाम था उसका? अग्निसेन। अग्निसेन का नाम आया। एक वृद्ध मंत्री है और एक सेनापति है। जिस वक्त वह पुरस्कार लेने से मना कर देती है, प्रारंभ में जब उसको स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ थाल दिया जाता है और वह राजा के ऊपर से वार कर उसे न्यौछावर कर देती है, उस वक्त जो उसको कहता है कि ये राज पुरस्कार का तिरस्कार है, राज्य के पुरस्कार का तिरस्कार है, ऐसा जो कहते हैं वो वृद्ध मंत्री होते हैं। और रात को जब वह मधुलिका जंगल से वापस आ रही होती है, उस वक्त उसे जो मिलते हैं वो सेनापति होते हैं। तो इतने ही पात्र हैं इस कहानी में, पात्रों की संख्या सीमित रखी गई है, ठीक है ना। संवाद के साथ साथ विवरणात्मक भी है ये, ठीक है। कोशे वसन आया। कोशे वसन का मतलब है कि रेशमी वस्त्र। किसने पहने हुए थे रेशमी वस्त्र? रेशमी वस्त्र जो है किसने पहने हुए थे? मधुलिका ने पहनी हुई थी। बीज का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी, ठीक है। सरलता की देवी। सरलता की देवी किसे कहा गया है? सरलता की देवी जो है वो किसे कहा गया है? मधुलिका को कहा गया है। कौशल का एक राष्ट्रीय नियम था। क्या था राष्ट्रीय नियम? कौशल का सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम था। क्या था राष्ट्रीय नियम? कि प्रत्येक वर्ष एक भूमि को चुना जाता था और उस भूमि पर राजा स्वयं खेती करता था और उस भूमि का चौगुना मूल्य दिया जाता था। और उस खेती को कौन संभालता था? जिसको चौगुना, उसका मालिक है वही संभालता था। मतलब जिसको मूल्य दिया गया संभालता वही था, लेकिन वो भूमि थी वो राजा की हो जाती थी। ये उसका राष्ट्रीय नियम था। वाराणसी युद्ध के अनंतम वीर। वाराणसी युद्ध का वीर सिंह मित्र जो है वो वाराणसी युद्ध का वीर है। ये वाराणसी, बनास और काशी एक ही कहा जाता है युद्ध का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाराणसी युद्ध का वीर किसे कहा गया है? अब आप
कितनी भी बार पढ़ लोगे अचानक दिमाग से निकल जाओगे ये कौन था, क्योंकि हम स्पीड से भावना में बह रहे होते हैं, हम तथ्यात्मक जानकारी पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वाराणसी के युद्ध का वीर किसे कहा गया है? युद्ध का वीर कहा गया है सिंह मित्र को। इस तरह के कथन पूछे जा सकते हैं और वहाँ ये सब पूछा जाएगा ये किस कहानी से लिए गया है या ये पंक्तियाँ हैं किसकी हैं। तो हम पूरा साहित्य की जब छान मारेंगे तो हम फिर कहीं न कहीं कन्फ्यूज हो सकते हैं। जैसे मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन मरण के साथी है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ आता। क्यों कहता है? जब मधुलिका देखती है कि वो साथ में 100 घोड़ों के साथ वीर लिए घूम रहा है, तो वो कहती है कि अब तो तुम निर्वासित हो चुके हो, अब तुम राजकुमार नहीं हो, तो इनका खर्चा कैसे उठाओगे, इन सबको किस तरह से संभाल पाओगे, इनको सबको कैसे लिए साथ घूम रहे हो। तब वह कहता है कि मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन मरण के साथी है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता। और करता ही क्या, हम लोग परिश्रम से भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, निराश क्यों हो जाऊँ। और उनके शब्दों में कंपन था, वह जैसे कुछ दस्यु कहा गया है, शत्रुओं को दस्यु कहा गया है, ठीक है ना। टोटल कितने सैनिक भेजे गए थे याद रख लेना। उसके पास 100 सैनिक थे और उसके पास कितने थे? पहली और आखिरी लाइन आपने जरूर ध्यान देनी है। आखिरी लाइन यही है, तो मुझे भी प्राणदंड मिले, कहते हुए बंदी और उनके पास जा खड़ी होती है। तो इस तरह से ये जो था प्राची दिशा से, पूर्व दिशा से देवदुन्दुभी जो युद्ध और शांति दोनों के समय बजाई जाती है। देवदुन्दुभी का है कि राजा जब निकलते हैं अपनी सवारी लेके कृषि के लिए, तब वो देवदुन्दुभी बजाई जाती है। तो इस तरह से ये कहानी का सारांश था। मुझे लग रहा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। इससे बाहर प्रश्न उत्तर नहीं जाने वाले हैं। जय हिंद।